नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा व्यवस्था और स्वागत की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। उत्तराखंड पर फिर बढ़ेगा भार, 1000 करोड़ का कर्ज लेगी धामी सरकार। 79,000 करोड़ के कर्ज में पहले से ही डूबा प्रदेश। बीजेपी ने निकाय चुनाव प्रचार की तैयारियों को पहनाया अमली जामा। सोशल मीडिया पर बीजेपी का फोकस, स्टार प्रचारकों के होंगे भव्य कार्यक्रम। और उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तापमान में आएगी गिरावट, फिर बढ़ेगा सर्दी का सितम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, साथ ही शीतकालीन प्रवास यात्रा पर भी आ सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और उनके दौरे से क्या कुछ उम्मीदें जगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय होते ही शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। एक तरफ पीएम मोदी के स्वागत और उनकी सुरक्षा की तैयारी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी तैयारियों को परवान चढ़ाने के लिए विभागों में काम तेजी से होने लगा है। दरअसल हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए थे और उसी दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और शीतकालीन प्रवास यात्रा के लिए न्योता दिया था, जिस पर स्वीकृति मिलने के बाद अब उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। राष्ट्रीय खेलों में पीएम मोदी की सुरक्षा और भव्य स्वागत की तैयारियों को लेकर अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक कर स्टेडियम में कितनी लेयर के सुरक्षा इंतजाम होंगे, आम लोगों की एंट्री, वीआईपी और वीवीआईपी एंट्री, पास सिस्टम को लेकर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। उत्तराखंड पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में धामी सरकार किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में राज्य के किसी शीतकालीन स्थल का भी दौरा कर सकते हैं। दरअसल शीतकालीन चारधाम यात्रा पर धामी सरकार का पूरा फोकस है और यही वजह है कि सीएम धामी ने खुद पीएम मोदी को शीतकालीन प्रवास यात्रा पर आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार करते हुए जल्द प्रवास यात्रा पर आने की बात कही है। इस बात में भी कोई दौराई नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से प्रवास यात्रा को स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब जब पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए किसी धार्मिक स्थल पहुंचते हैं, तब तब वहां तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चाहे उसमें केदारनाथ के पास गुफा में साधना करना हो या फिर आदि कैलाश की यात्रा। उनकी इस पहल से स्वाभाविक रूप से इन स्थलों की ब्रांडिंग हुई और इन स्थलों के लिए यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। इसीलिए अब पीएम मोदी के शीतकालीन प्रवास यात्रा पर आने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड में शीतकालीन प्रवास यात्रा को बल मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहले से ही कर्ज में डूबा उत्तराखंड अब एक बार फिर भारी भरकम कर्ज लेने को तैयार है। उत्तराखंड की धामी सरकार 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी कर्ज लेने को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ता कर्ज का मर्ज, फिर कर्ज लेने को तैयार सरकार।
1000 करोड़ का कर्ज लेगी उत्तराखंड सरकार। पहले से ही करोड़ों का कर्ज झेल रहा उत्तराखंड एक बार फिर कर्ज लेने को तैयार है। उत्तराखंड सरकार आरबीआई के जरिए खुले बाजार से 1000 का कर्ज लेने जा रही है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अधिकारियों का तर्क है कि राज्य की स्थिति अब राजस्व प्राप्ति में बेहतर हो रही है। पहले सरकार कई बार सैलरी देने के लिए भी कर्ज लेती रही है, लेकिन अब उत्तराखंड की स्थिति बेहतर हो गई है। राज्य सरकार अधिकतर विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है और पहले के जो कर्ज लिए हैं उन्हें भी सरकार चुकाने का काम कर रही है। साल भर के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 32,000 करोड़ के लगभग कर्ज सरकार का वेतन, पेंशन, कर्ज की किश्त चुकाने और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी चुकाने में जाता है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 18,000 करोड़ साल भर में वेतन चुकाने में, 8,000 करोड़ पेंशन देने में, 5500 करोड़ ब्याज चुकाने में, 600 करोड़ सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनकी सब्सिडी चुकाने में। वही बात अगर सरकार को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति की करें तो सरकार को फिलहाल 22,000 करोड़ रुपए का टैक्स विभिन्न विभागों से राजस्व प्राप्ति से आता है, जबकि 13,637 करोड़ केंद्रीय टैक्स के रूप में भी उत्तराखंड को मिलता है। साल 2023 से 24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा 50,615 करोड़ रुपए था, जिसमें वेतन, पेंशन और कर्ज पर लिए गए ब्याज चुकाने के बाद विकास कार्य पर राशि खर्च की गई और विकास कार्यों के लिए लोन लिया गया। इस वित्त वर्ष में सरकार 2,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज का पुनर्भुगतान कर चुकी है। दिसंबर 2024 में ही 1,000 करोड़ से अधिक कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया। अगले 2 महीने में लगभग 2,000 करोड़ का पुनर्भुगतान करना है। बजट से जो चीज़ें निकल कर आती है उससे हमें पता चलता है कि हमारा लोन कुल मिला के कितना है। क्यूमुलेटिव लोन हमारा लगभग जो है 79,000 करोड़ के आसपास है। और ये लोन जो है इसको किस तरीके से देखा जाता है उसके संदर्भ में एक एक्ट बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है जो भारत सरकार ने बनाई है। भारत सरकार ये कहता है कि आपके मुख्यतः आपका बजट ये रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप अपने संसाधनों से जितने आमदनी करते हो उसी संसाधनों में आपने आपके व्यय जो रिकरिंग नेचर के व्यय है उसको रख देना है। इस वित्त वर्ष में भी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 4,700 करोड़ का कर्ज लेने के बाद 1,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। वहीं वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब सरकार जो कर्ज ले रही है उसमें कई कर्ज की राशि बिना ब्याज की है। केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान राज्यों के लिए केंद्रीय बजट में किया हुआ है। हम लोगों की तुलना हमेशा हिमाचल प्रदेश से होती है और हिमाचल प्रदेश हमारा नेबरिंग राज्य है। हमारी तरह ही वहाँ पर की भौगोलिक परिस्थितियाँ है तो उनके भी संसाधन वगैरह हमारी तरीके से है जिसको हम लोग प्लेन्स के हिसाब से मानते हैं कि लिमिटेड है। लेकिन हम लोग की ओवरऑल फिर भी इकोनॉमी अगर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की इकोनॉमी का साइज बड़ा है। सेकेंडली हम लोग FRBM की जो भी अधिनियम के अंतर्गत हमारी जो दायित्व है उसको हम लोग पूर्ण कर दे रहे हैं और हम लोगों का जो लोन लेने का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो उसके चलते हम लोग अच्छी व्यवस्था में है। उत्तराखंड राज्य पर 79,000 करोड़ का कर्ज है। राज्य गठन के समय 4400 करोड़ का ये कर्ज था। लेकिन हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड हिमालय राज्यों में वित्त प्रबंधन में सबसे बेहतर बताया जा रहा है। ऐसे में 1,000 करोड़ का जो कर्ज लिया जा रहा है वो विकास कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए पूंजीगत सहायता है, जिसका ब्याज सरकार को नहीं देना। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी फैसला लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्रचार प्रसार के लिए बनी टोली के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन हुआ है। वहीं उन्होंने बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के
कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों के अंदर जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस पर सब प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। बीजेपी का दामन थामने के बाद अल्मोड़ा पहुंचे बिट्टू कर्नाटक का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बिट्टू कर्नाटक ने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अजय वर्मा को जिताने के लिए जनता से समर्थन की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का भी दावा किया। मुख्यमंत्री जी के सामने और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और जैसे हर व्यक्ति का अपने माँ के प्रति एक कर्तव्य होता है, मैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज आया हूँ। हम पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, अपने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण ऐसे हमारे साथी हैं अजय वर्मा जी, जिनके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ उन्हें जिताने का काम करेगी। निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर कांग्रेस ने रुड़की को सेक्टर जोन में बांटकर सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। महानगर जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सभी पार्षद और मेयर प्रत्याशी को जीत जरूर मिलेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए प्रचार करेगा। जो कांग्रेस के जन्मजात कांग्रेसी हैं, जो किसी पद पर नहीं है लेकिन कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उन्हें जगाने के लिए, कांग्रेस के इलेक्शन को एक गति देने के लिए कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सेक्टर जोन इंचार्ज बनाया गया, एक संयोजक समिति बनाई गई जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। आज की तारीख में हमारा इलेक्शन जो है भाजपा से बहुत आगे है। उस इलेक्शन को बनाए रखने के लिए और मार्जिन बढ़ाने के लिए हमने सभी गुटों को, सभी साथियों को, सभी वरिष्ठ जनों को सम्मान दे के साथ जोड़ के कांग्रेस की प्रत्याशी और पार्षदों को जिताने के लिए एक कार्य योजना हम बना रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले के गुलरभोज नगर पंचायत चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से संजीव भटेजा, कांग्रेस से किशोर सामंत और निर्दलीय सतीश चुनावी मैदान में उतरे हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। आप यहां पर जनसैलाब देख रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हूं और सैकड़ों वोटों से मैं जीतने वाला हूं यहां पर। और जहां तक काम का सवाल है, माननीय विधायक जी ने जितने काम किए उनके नाम पर मुझे वोट पड़ने वाला है। रही हमारे काम विकास का, पिछले बार भी जनता ने हमें विश्वास दिलाया, इस सरकार के खिलाफ हमें बहुमत दिया और विश्वास मुझे इस बार भी है कि 110% जनता मुझे साथ देगी और फिर हम एक बार कामयाब होंगे। देखिए, मैं जो है पिछले 15 साल से जनता के बीच में जुड़ के, जनता के बीच में रह के, उनका सेवक बन के जनता की लगातार सेवा में कर रहा हूं और आज इसी का परिणाम है कि मैं एक तरफा चुनाव में और मेरे साथों सभासद चुनाव जीत रहे हैं। उधर हरबटपुर नगर पालिका से कांग्रेस अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानकर निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद यामिनी रोहिला ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनकी जीत है और जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया है और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय में लड़ने के लिए मेरी पूरी ताकत बनी है। और चुनाव में जिस तरीके से जनता ने मेरा साथ देकर मुझे बढ़ोतरी की तरफ दिखाया है कि नहीं, कि मैं आगे हम इस प्रत्याशी को पूरा साथ देने की वो करेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए खान अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल बागेश्वर जिले के लिए जो खड़िया खनन कभी वरदान हुआ करता था, वो अब अभिशाप बन चुका है, क्योंकि यहाँ के कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं, जिसकी शिकायत हाईकोर्ट पहुंची तो सरकार भी नींद से जागी। देखिए रिपोर्ट।
खड़िया खनन को लेकर हाई कोर्ट सख्त, बागेश्वर के खान अधिकारी सस्पेंड। खड़िया खनन ग्रामीणों के लिए मुसीबत, धंसने लगे घर, खेतों में पड़ने लगी दरार। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में हाई कोर्ट सख्त नजर आया। हाई कोर्ट की सख्ती और कड़ी टिप्पणी पर हरकत में आई सरकार ने बागेश्वर के जिला खान अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इनकी जगह पर नए खनन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। वहीं खनन में लगी सभी मशीनें सीज की जाएंगी। सरकार ने खड़िया खनन के लिए नई एसओपी भी जारी कर दी है। बता दें कि बीती 6 जनवरी को हाईकोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर 7 जनवरी की शाम को खुदान और ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो सीधे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। ये जानकारी ग्रामीणों ने न्याय मित्र के साथ साझा की। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर खनन हुआ। न्याय मित्र के वकील का कहना था कि जो रिपोर्ट खान अधिकारी की ओर से पेश की गई वो गलत पेश की गई, जबकि 6 जनवरी को रोक के बावजूद भी खनन हुआ है, जिस पर कोर्ट ने खान अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दिए। बता दें कि खड़िया खनन के कारण बागेश्वर के कई गांवों में घरों के धंसने, खेतों में दरारें आने और जल स्रोतों के सूखने की खबरें सामने आ रही थी। सालों से ग्रामीण इसे बंद करने की मांग कर रहे थे। दरअसल खड़िया खनन बागेश्वर में सालों से चलता आ रहा है। बागेश्वर में करीब 200 खड़िया की खदानें हैं। इन खदानों से एक दिन में ही करीब 1 करोड़ का कारोबार किया जाता है और 1 साल में अरबों का कारोबार इससे होता है। लेकिन इससे स्थानीय लोगों को फायदा न होकर नुकसान हो रहा है। जहां एक और खड़िया खनन के कारण लोगों की कृषि भूमि बर्बाद हो रही है, तो वहीं अब लोगों के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। भूस्खलन के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कई परिवार इन स्थानों से पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो गांव में रह रहे हैं वो खड़िये के खदानों से उठने वाले धुएं के गुब्बार के बीच जीने को मजबूर हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि खड़िया खनन के लिए बागेश्वर में शुरू में सिर्फ 2 स्थानों के लिए ही अनुमति मिली थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और आज एक छोटे से जिले में 200 स्थानों पर खड़िया खनन किया जा रहा है। बता दें कि बागेश्वर जिले की रीमा से लेकर कांडा तक बड़ी मात्रा में सोप स्टोन पाया जाता है। इन क्षेत्रों में ही खड़िया खनन किया जाता है। पहले जहां राजस्व को बढ़ाने के लिए खड़िया खनन किया गया था और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये कारोबार ऐसे बढ़ा कि रोजगार देने की जगह स्थानीय लोगों को परेशानी का अंबार देता चला गया। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार जागी और खान अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में कल यानी 11 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। विक्रम सिंह के मुताबिक रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी जनपद में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से बारिश बर्फबारी जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी 11 और 12 तारीख में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी की बात करें तो हल्की मध्यम तक की आप कह सकते हैं 11 तारीख को जो है जो बारिश है या बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उनमें रहेंगी। और विशेषकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो इनके जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे वो मिलनी चाहिए। अन्य जगहों में छुटपुटी रहेगी बर्फबारी की अगर बात करें, जैसे कि और हिल्स है तो 3000 मीटर के आसपास जो एरियाज होंगे तो आइसोलेटेड वहाँ में मिलनी चाहिए। बाकी जो बारिश है तो मैं कहूँगा कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अनेक जगहों तक में मिलना चाहिए 11 तारीख को। और जो बाकी एरियाज हैं तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो जो है कुछ जगहों तक में वो मिलेगी। ऐसे ही 12 में जब जाते हैं तो थोड़ी एक्टिविटी दिन से जो है कम होनी शुरू हो जाएगी या फोरनून से ही जो है। तो फिर भी आप ये कह लीजिए कि बहुत हल्की या जो हल्की बारिश बर्फबारी 12 तारीख को भी कुछ जगहों में हिल्स में विशेषकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें मिलनी चाहिए।
उत्तरकाशी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित होने वाले माघ पौराणिक मेले की तैयारी जोरों पर है। 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ सीएम धामी द्वारा किया जाएगा। दरअसल मकर संक्रांति के दिन काशी के कोतवाल भगवान कंडार देवता की पूजा अर्चना के साथ ही मेले का उद्घाटन किया जाता है। इस मेले में दूर दराज के इलाकों से लोग यहां पहुंचते हैं। इस पौराणिक माघ मेले में स्थानीय कलाकारों और प्रतिभाओं को भी प्लेटफॉर्म मिलता है। का माघ मेला जो कि बहुत पौराणिक और सांस्कृतिक मेला है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से जो है ये मेला शुरू होता है। सूर्य जो उत्तरायण की ओर आ जाता है और दिन बड़े होने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी सीमांत जिला की, तो ये आदि अनादि कालों से माघ मेला यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ऐसी भी मान्यता है हमारी धार्मिक ग्रंथों में कि यहाँ पर जो पूरे 1 महीने तक, जब तक माघ जो है ख़त्म नहीं होता है, कई माताएं कई हमारे जो बुजुर्ग लोग जो माघ स्नान में लेते हैं, जो उनकी मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं रामलीला मैदान, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जो माघ मेले की तैयारी चल रही है। और माघ मेले में यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर दूर दराज गाँवों से जो देव डोलियाँ आती है, पवित्र गंगा का स्नान करते हैं और तत्पश्चात यहाँ पर जो है भगवान काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर सभी जो देव डोलियाँ पवित्र होके जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर चली जाती है। और माघ मेले के बारे में आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे मेलार्थी हैं जो यहाँ के लोग हैं। जी कि क्या है ये माघ मेले के बारे में आप क्या जानते हैं और क्यों इसको मनाया जाता है? देखिए, ये जो माघ मेला है ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। और हमारे पूर्वज जो भगवान हरि महाराज है, कंडार देवता काशी विश्वनाथ, इस पावन हाथी और माटी, ये मेला बहुत विगत कई वर्षों से लगे आ रहा है, लगता है। और आज ये मेला पहले तो बहुत निम्न स्तर पर होता था, जिसे पहले संसाधनों की कमियाँ थी। आज भगवान काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से संपूर्ण जनपद में आज ऐसी व्यवस्थाएं बन गई है कि आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और तमाम गतिविधियाँ जो पूरे जनपद के अंदर आज हो रही है, पूरे प्रदेश भर के अंदर हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मेले को आज अच्छा बढ़ावा देती है और अच्छे भव्य और दिव्य रूप में इस मेले में लोग आते हैं। और अगर मैं 2025 की बात करूं तो इस मेले के साथ साथ जो है यहाँ पर नगर पालिका चुनाव भी होने जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन किस प्रकार से माघ मेला को मनाता है। और इधर से जो है जो चुनावी जो रणबिगुल जो बचे हुए हैं, जो सरगर्मी चल रही है कड़ाके की ठंड में, तो ये माघ मेला प्लस जो नगर पालिका चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो माघ मेला है हमारी एक पौराणिक धरोहर है। और आप देख सकते हो पीछे यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर माघ मेले की तैयारी यहाँ पे हो रही है। कई लोग यहाँ पर आ रखे हैं, चरखी झूले सब यहाँ पर लग चुके हैं। और इस मेले में दूर दराज से लोग जो यहाँ पर आते हैं। और खासकर अगर मैं बात करूँ तो माघ मेले में जो है सहारनपुर से, मेरठ से और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं और कहीं ना कहीं जो है लोगों का मनोरंजन करते हैं। और यही एक मंच है जहाँ पे हमारी जो स्थानीय जो स्किल्स है, जो प्रतिभा है, उनको भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। रफ्तार मीडिया से प्रतिनिधि नेतानी, उत्तरकाशी। राजधानी देहरादून में सरेआम युवक की पिटाई के मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। दरअसल बीते दिन युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 3 युवक एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट करते दिखाई दिए, जिस पर एक्शन लेते हुए तीनों युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना आई कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक जो है कि युवक को पिटाई कर रहे हैं। और इस संदर्भ में जो है वहाँ की CCTV फुटेज वगैरह सभी कुछ चेक किया गया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जो चीज़ें हमें पता चली, उसमें पता चला कि एक ऑटो में 3 लोग जा रहे थे और जिसमें पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने उस पर टक्कर मार दी। और उसके बाद जब वो उतरे तो उनकी वहाँ बहसबाजी हो गई और गाली गलौज होने के कारण उत्तेजित होकर जो 3 युवक थे उनके द्वारा जो है एक युवक की जिसने टक्कर मारी थी उससे मारपीट हो गई। चूँकि वीडियो इस तरह से सार्वजनिक रूप से वायरल हो रहा था और इसमें कोई शिकायतकर्ता भी इसमें नहीं आया था, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो इस तरह से सरेआम जो हुड़दंग मचा रहे थे या गुंडाई कर रहे थे, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर कार्रवाई थाना स्तर से की गई है। वहीं लक्सर के कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हुई। वहीं इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मृतक के परिवार को ढांढस बंधाया और उन्हें पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। सबसे दुखद बात यह है कि आज ही उसकी दादी की अर्थी घर में तैयार थी शमशान जाने के लिए और ये बच्चा कुछ सामान लेने के लिए लक्सर जा रहा था। ये जो ट्रक है उत्तर प्रदेश का 2010 का मॉडल है ये ट्रक, और इस ट्रक ने जो है इस बच्चे को 300 मीटर तक घसीटा।
लक्सर क्षेत्र में आए दिन लगातार दुखद घटनाएं घट रही हैं। देहरादून स्थित आईएसबीटी के पास होटल सुमंगलम में महाशिवपुराण का आयोजन किया गया, जहां कथावाचक पंडित दीपक आचार्य जी द्वारा भगवान शिव के जीवन, लीलाओं और भक्ति से जुड़ी कहानियों का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही शिव महापुराण में भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का वर्णन भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 7 जनवरी से शिव महापुराण शुरू हुई थी और 14 जनवरी को कार्यक्रम का समापन होगा। शिव भक्ति की प्रेरणा से, शिव जी की प्रेरणा से हमारे यहाँ पर 7 जनवरी को शिव पुराण का मुहूर्त शुरू करा गया है। आज चौथा दिन है और इसका समापन 14 तारीख की शाम को होगा। 15 तारीख को हमारे शिव भंडारा है। इस शिव पुराण के अंदर जो भी श्लोक स्तुतियाँ हैं वो स्पष्ट हैं और यहाँ हमारे जो गुरु हैं दीपक जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी संस्कृति के हिसाब से इस श्लोका का बयान किया है, स्पष्ट किया है। शिव पुराण का विवेचन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा व्यवस्था और स्वागत की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। उत्तराखंड पर फिर बढ़ेगा भार, 1000 करोड़ का कर्ज लेगी धामिश सरकार। 79,000 करोड़ के कर्ज में पहले से ही डूबा प्रदेश। बीजेपी ने निकाय चुनाव प्रचार की तैयारियों को पहनाया अमली जामा। सोशल मीडिया पर बीजेपी का फोकस, स्टार प्रचारकों के होंगे भव्य कार्यक्रम। और उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तापमान में आएगी गिरावट, फिर बढ़ेगा सर्दी का सितम।